तो अब तक हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में, हालांकि ये लेक्चर इज कंटिन्यू, लेकिन हमने फर्स्ट सेकंड कर दिया फॉर द ईज ऑफ अपलोडिंग एंड फॉर द ईज ऑफ व्यूइंग फॉर द लर्नर्स। तो हमने कहा था कि फर्स्ट सेक्शन में या फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया रिसर्च रिपोर्ट के इम्पोर्टेंस पे, होता क्या है, कैसे लिखा जाता है, एपीए स्टाइल में 3 सेक्शंस की बात की, बिगनिंग की बात की क्या क्या होता है, फिर एंड में रेफरेंस सेक्शन जिसको हमने कहा प्रिलिमिनरी और रेफरेंस, और मेन बॉडी। और ये हम लोगों ने कहा था कि मेन बॉडी में क्वालिटेटिव रिसर्च का जो चैप्टराइजेशन होता है या फिर उसकी जो रिपोर्ट राइटिंग होती है वो फ्लेक्सिबल नेचर का होगा, वो फिक्स्ड हो ही नहीं सकता है, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च का नेचर भी फ्लेक्सिबल है। लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च का रिपोर्ट राइटिंग जब हम करते हैं तो उसमें 5 चैप्टर को फॉलो करते हैं मेन बॉडी में। इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, डिज़ाइन या मेथोलॉजी, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स। तो इनको लिखने में जब हम रिपोर्ट के क्रम में मेन बॉडी लिखते हैं तो उसमें क्या क्या सावधानी रखनी है, कैसे लिखना है, इट्स ए टेक्निकल वर्क। क्योंकि शुरू में हमने कहा था कि रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग नीड्स एक्सपर्टीज, क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। ये कैसे, इसका रिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा आपको इंट्रोडक्शन और फिर रिव्यू, ये लास्ट में आपका फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स में आपको दिखेगा कि लिखना कितना टेक्निकल भी है। कुछ एस्पेक्ट इसका टेक्निकल है और कुछ एस्पेक्ट इसका इमेजिनेटिव है, क्रिएटिव है। सो इट्स टेक्निकल, इट्स क्रिएटिव, it needs imagination power. So let us see the chapter 1, how to write introduction. Introduction gives a general and broad overview of the problem and moves from broader discussion to concise or specific statement of the problem. मतलब हम जब ध्यान से सुनिए, जब हम लोग अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो शुरू करते हैं, मतलब यदि उसको हम समझना चाहे तो कहे कि ये इतना चौड़ा रास्ता होता है और धीरे 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 जब हम आगे बढ़ने लगते हैं तो संकरा हो जाता है। कैसे? मतलब शुरू में हम लोग उस टॉपिक के इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, फिर हम लोग जस्टिफाई करना शुरू करते हैं कि हमने यही प्रॉब्लम क्यों लिया। उस क्रम में रिसर्च रिपोर्ट, रिसर्च की फाइंडिंग्स मतलब रिव्यू से सपोर्ट करते हैं। फिर हम लोग जस्टिफाई करते हैं कि यही प्रॉब्लम क्यों लिया। फिर रिसर्च गैप को ढूंढ के वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब जस्टिफिकेशन ऑफ वेरिएबल एंड जस्टिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम को स्टेट करते हुए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ एक वर्ड हमने लिखा, हाईलाइट भी किया है, अब देखिएगा, ब्रॉडर डिस्कशन टू कॉन्साइज स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। तो मतलब हम लोग जैसे आप किसी भी टॉपिक कर लेते हैं, उस टॉपिक, उस प्रॉब्लम के इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, जो वेरिएबल्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं उनके इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, और इस क्रम में रिव्यू की मदद से रिसर्च गैप को शो करते हैं, मतलब जस्टिफाई करते हैं कि हमारा ये प्रॉब्लम रिलेवेंट है, हमारे ये जो वेरिएबल्स लिए गए हैं वो मीनिंगफुल है। इट्स ए वेरी टेक्निकल, वेरी क्रिएटिव एंड वेरी इमेजिनेटिव वर्क टू बी डन। इंट्रोडक्शन मेरे अनुसार रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग का सबसे कॉम्प्लिकेटेड एस्पेक्ट है और ये सबसे ज़्यादा रिसर्चर की ओरिजिनलिटी को डिमांड करता है। जनरली लोग कुछ भी लिख देंगे तो वो नहीं है, आपको लिखने में यही सिर्फ ध्यान रखना है, यू हैव टू जस्टिफाई व्हाई यू हैव टेकन द प्रॉब्लम, यू हैव टू जस्टिफाई व्हाई यू हैव सेलेक्टेड द चूजन वेरिएबल्स, टेकन वेरिएबल्स, या जो भी वेरिएबल्स आपने लिया है। और धीरे धीरे आपने कहा कि हमने इस प्रॉब्लम को लिया, फिर आपने कहा कि इस वेरिएबल्स को हमने आइडेंटिफाई किया, फिर इस वेरिएबल को आइडेंटिफाई किया, और धीरे 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 आप सिलेक्टिव होते चले जाते हैं। और इसको हमने यहाँ सब यूज़ किया कॉन्साइज, और फिर अंत में जब आप पहुँचते हैं तो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। और ये स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम क्या है? यही आपका टॉपिक है, ये, 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 ये,
और इसमें जितनी भी चीज़ों को आपने लिया है, जितने भी वेरिएबल्स को आपने लिया है, उन सबको स्टेट करते हैं। सो इट्स ए वेरी टेक्निकल वर्क। सबसे पहले तो रिसर्च राइटिंग का जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, उसको लिखना कैसे है, हमने बहुत लाइवली उदाहरण देने का प्रयास किया, आप इसको देखेंगे। सो ब्रोडर एस्पेक्ट से धीरे धीरे हम लोग सेलेक्टिव और कंसाइज होते चले जाते हैं। इट डील्स विथ जस्टिफिकेशन ऑफ फॉर सेलेक्टिंग चूजिंग द प्रॉब्लम एंड द वेरिएबल्स, अभी हमने इसको स्टेट कर दिया। रिसर्चर एक्सप्लेन्स व्हाट स्टिमुलेटेड हर हिम टू चूज द प्रॉब्लम एंड द रिलेटेड वेरिएबल्स। ये जस्टिफिकेशन में भी आ जाएगा कि आपने क्यों लिया, यही प्रॉब्लम क्यों लिया, इन वेरिएबल्स को क्यों सेलेक्ट किया, और उसमें आपको रिसर्च गैप की मदद से शो करना है कि इट इज इम्पोर्टेंट, ये काम करने से रिसर्च में मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन होगा। डिस्कशन गोज ऑन बाय शोइंग रिलेवेंस। हम जब भी इंट्रोडक्शन का जस्टिफिकेशन कहना कि बहुत चौड़े रास्ते से संकरे होते जाते, मतलब जिसको हमने कहा कि सिलेक्टिव होते चले जाते हैं। डिस्कशन गोज ऑन बाय शोइंग द रिलेवेंस, रिलेवेंस दिखाना है अपनी स्टडी क्यों लिया। ओरिजिनलिटी, मतलब ये काम डुप्लीकेट नहीं है, हम ओरिजिनल काम करने वाले हैं। पर्पस, ये पर्पसफुल होने वाला है। इसका एप्लीकेशन, एप्लीकेबिलिटी, रेशनल एक्सेट्रा ऑफ द प्रॉब्लम एंड द रिसर्च। मतलब आप इंट्रोडक्शन की मदद से अपने प्रॉब्लम और रिसर्च वर्क को रिलेवेंट शो करते हैं, ओरिजिनल है, पर्पसफुल है, एप्लीकेबल है, इसको सेलेक्ट करने का रेशनल है, आदि की मदद से लिखते हैं। सो यू कैन थिंक इट्स वेरी टेक्निकल, इट इज़ वेरी इमेजिनेटिव, इट इज़ वेरी क्रिएटिव टू राइट इंट्रोडक्शन। और अंत में हमने कहा कि जो प्रॉब्लम को स्टेट करते हैं, सारी चीज़ों को डिस्कशन करने के बाद हम जहाँ इंड करते हैं अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट का, वहाँ स्टेटमेंट, और वहाँ लिखते हैं इन ब्रीफ द प्रॉब्लम ऑफ द स्टडी या द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इज एज अंडर, आप इन्वर्टेड कॉमा के अंडर में लिखे हैं, तो फिर आपका जो प्रॉब्लम है उसको आप स्टेट करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, ये कौन कौन चीज़ आपको लिखना है इंट्रोडक्शन में, इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। एक तो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, जिसकी चर्चा हमने करी, ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस, डिलिमिटेशंस ऑफ द स्टडी, definitions of the term used in the study, need and importance of the study, etc. are important parts of the chapter introduction. मतलब इंट्रोडक्शन चैप्टर में मुख्य रूप से हमको स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब इंट्रोडक्शन से शुरू करके आके हमने कह लिया कि ये हमारा प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव्स टू कंपेयर द क्रिएटिविटी स्कोर ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द क्रिएटिविटी ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स सेकेंडरी स्कूल्स, जो भी आते हैं। हाइपोथेसिस, डिलिमिटेशंस ऑफ द स्टडी, कहाँ के लिए, पटना डिस्ट्रिक्ट पे करना है, पॉपुलेशन का साइज क्या होगा, कितने लोगों पर करना है, कैसे सैम्पलिंग टेक्निक लेंगे आप। डिफिनीशंस ऑफ द टर्म यूज्ड, मतलब ऑपरेशनल डिफिनीशन, इसको शुरू के डिफरेंट लेक्चर्स में हम लोगों ने बात की है कि ऑपरेशनल डिफिनीशन उसी डिफिनीशन की बात करता है कि टर्म आपने लिया है, यदि जेंडर लिया तो जेंडर का मतलब क्या है, क्रिएटिविटी लिया तो उसको इसका मतलब ऑपरेशनल डिफिनीशन, मतलब उसको मेजर कैसे करने वाले हैं। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी, तो इंट्रोडक्शन के बहुत सारे सब हेड्स होंगे, जिसमें कुछ सब हेड्स की हम लोगों ने चर्चा की। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा इट्स वेरी टेक्निकल, इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव टू राइट द इंट्रोडक्शन। दूसरा है रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। आप सभी जानते हैं कि रिव्यू हम लोग क्यों करते हैं। एक तो हमने कहा कि रिव्यू की मदद से रिसर्च गैप ढूंढते हैं, तो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर हमारा सेकंड चैप्टर, हम लोग जो चैप्टराइजेशन करते हैं सर्वे रिसर्च, हमने बताया कि क्वांटिटेटिव नेचर के जो रिसर्च होते हैं उसमें। तो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, इट इज यूजफुल टू शो हाउ द प्रेजेंट स्टडी इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्टडीज। मतलब जब हमने अब तक हुए सेम टॉपिक पे रिसर्च को रिव्यू किया है, तो हमको ये पता होगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो ओरिजिनल कैसे है, उसमें नयापन कैसे है, चाहे वो पॉपुलेशन के टर्म में है, टारगेट ग्रुप के टर्म में है, वेरिएबल के टर्म में है, ये शो करना जरूरी है, और ये फंक्शंस फुलफिल करता है रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर।
इट हेल्प्स द रिसर्चर टू लर्न एंड अंडरस्टैंड रिसर्च प्रोसेस। चूँकि रिव्यू में ये भी रहता है कि हमने ऐसे किया, ये टेस्ट लगाया, ये ऑब्जेक्टिव हमारे थे, ये हाइपोथेसिस थे हमारा टूल ये था, स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट ऐसे किया, इस सब का भी डिस्क्रिप्शन रिव्यू में दिया जाता है। किसी भी स्टडी को आप देखते हैं, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट देखते हो या आर्टिकल्स देखते हो या फिर रिपोर्ट देखते हो या किसी की थीसिस देखते हो, बुक देखते हो, तो ये इस तरह से हम वो रिव्यू करके कलेक्ट करते हैं। इट हेल्प्स द रिसर्चर टू एस्टेब्लिश द कनेक्शन बिटवीन अदर स्टडीज टू हिज हर स्टडी। मतलब उससे एक इंसाइट मिलता है कि दूसरे की स्टडी, कुछ बातें तो उससे हम लेते हैं और कुछ अपना ओरिजिनल काम करते हैं और देखते हैं कि वो जो स्टडी है उससे हम अपनी स्टडी को कैसे कनेक्ट करें। कनेक्ट करने का मतलब क्या है कि कैसे इंसाइट लें, कैसे लर्न करें और कैसे उसके परिप्रेक्ष्य में अपनी रिसर्च स्टडीज़ को ज़्यादा क्रिएटिव बनाएं। संभव है 5 रिसर्च स्टडी देखने के बाद आपको एक नया आइडिया आ जाए, कनेक्शन 5 स्टडी से थोड़ा थोड़ा लेके आपने एक नई स्टडी बनाने की का सीख लिया। इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग लिटरेचर सर्वे आर गैदर्ड फ्रॉम, अभी हमने कुछ चर्चा भी की थी, लेकिन यहाँ है सोर्सेज लाइक जर्नल्स, अभी हमने रिसर्च जर्नल्स की बात की, डॉक्यूमेंट्स, बुक्स, थीसिस और फिर इंटरनेट पे तो बहुत सारा, अब तो ग्लोबलाइजेशन के इस एज में ई लाइब्रेरी वगैरह का जो कंसेप्ट हो गया है और फिर बहुत सारे फोरम पे आपको बहुत सारी थीसिस भी डाले हुए हैं। अब तो यूजीसी का ऐसा इंस्ट्रक्शन है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ की थीसिस है उस सबको ऑनलाइन डाला जाए। रिसेंट रिव्यूज़ आर गिवन मोर इम्पोर्टेंस। जैसे अब क्रिएटिविटी पे आप काम किए, एंजाइटी पे काम किए या फिर किसी और एस्पेक्ट पे काम किए, तो जो पहले की स्टडी है, जो बहुत पहले है, आउटडेटेड नहीं कर सकते हैं उसको, लेकिन पुरानी रिव्यू की तुलना में नए रिव्यू को लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। यदि आपके पास रिव्यू ज़्यादा है तो ऑब्वियस है कि आप 10 साल का रिव्यू लीजिए, 5 साल का लीजिए, तो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। रिव्यू हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग वेरिएबल्स। अभी हमने कहा कि आप रिव्यू किसी के स्टडी में कैसे उन्होंने काम किया, कौन वेरिएबल लिया, अब उस 5 स्टडी में लिए गए वेरिएबल से आपको पता चलेगा कि हम इस कंटेक्स्ट में इस वेरिएबल को लेके स्टडी को देख सकते हैं। सो रिव्यू हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग वेरिएबल्स, मैनेजिंग रिपीटेशन, रिपीट नहीं हो, सेम काम नहीं हो, मतलब ऐसा नहीं कि हम नया समझ रहे हैं, ऑलरेडी काम हो चुका है, तो रिव्यू करने से हमको पता चल जाएगा। सिंथेसाइजिंग विथ प्रायर स्टडीज, मतलब हमने कहा कि सिंथेसाइज स्टडी का संभव है कि बाद में जब हम अपने फाइंडिंग्स को जस्टिफाई करते हैं रिव्यू से, वहाँ भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। रिव्यू प्रेजेंटेशन इज ए साइंटिफिक प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि रिव्यू को आप जैसे तैसे लिख दीजिए, ऊपर नीचे आगे पीछे, नहीं। रिव्यू प्रेजेंटेशन, जब हम रिव्यू लिखते हैं तो उसके लिखने का एक तरीका है, इसीलिए हमने कहा कि रिव्यू प्रेजेंटेशन रादर रिव्यू राइटिंग इन द टेक्स्ट अंडर चैप्टर 2 इज ए साइंटिफिक प्रोसेस। इंडिया अब्रोड, इंडिया की रिसर्च को अलग, विदेश की स्टडी को अलग, ऐसे भी हम कर सकते हैं यदि ज़्यादा स्टडी हमारे पास। रिसेंट टू ओल्डर, पहले से शुरू किया, 20 में यदि कोई स्टडी हुई है, लेटेस्ट 19 में, 18 में, 17 में, 16 में, ग्रेजुएट, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं कि जो अभी हुआ स्टडी उसको पहले डालें, फिर वेरिएबल बायस, यदि 4-5 वेरिएबल हमने लिया है तो इस वेरिएबल के कंटेक्स्ट में जो रिव्यू है उसको अलग कर दें, इसको अलग कर दें। तो ऐसा नहीं है कि रिव्यू जैसे भी हम प्राप्त करें रिव्यू के रूप में उसको नहीं रखना है, उसको हम अपने मीनिंगफुल बना के साइंटिफिक ढंग से उसको प्रेजेंट करेंगे, ताकि उससे हमारा रिसर्च और वेरिएबल का कैटेगराइजेशन, रिसेंट टू ओल्डर या फिर इंडिया अब्रोड हो सके। सो इट्स अ साइंटिफिक प्रोसेस। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर इज ए वेरी मीनिंगफुल एक्ट, इट इज ए वेरी साइंटिफिक एक्ट एंड इट इज ए वेरी हेल्पफुल एक्ट एज वेल। अब तीसरा, ये सबसे टेक्निकल एस्पेक्ट इसको आप कह सकते हैं, मतलब इसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचने विचार करने की गुंजाइश नहीं, इसमें आपको, आपके पास सीमित साधन है, खास के क्वांटिटेटिव रिसर्च की अपनी बात कर रहे हैं तो। सो डिज़ाइन एंड मेथोलॉजी ऑफ द स्टडी, कि कैसा डिज़ाइन एडॉप्ट करेंगे,
दिस सेक्शन इज मोर टेक्निकल इन नेचर। देखिए सब रिसर्च राइटिंग ही टेक्निकल है, लेकिन यदि हम दूसरे चैप्टर की तुलना में इसका कंपैरिजन करें तो कहा गया कि टेक्निकल, क्योंकि इसमें बहुत कुछ अपने से डिफाइन। एंड दिस सेक्शन इज मोर टेक्निकल इन नेचर एंड एक्सप्लेन्स द इंटायर प्रोसीड्यूर्स फॉलोड इन द कंप्लीशन ऑफ द रिसर्च वर्क। मतलब कैसे काम होगा, सैम्पलिंग, टूल, टेक्निक, सब के बारे में आपको देना है। इट डिस्क्राइब्स अबाउट मेथड्स ऑफ स्टडी, मतलब आपका मेथड क्या है, एक्सपेरिमेंटल है, कोरिलेशनल है, सर्वे है, डिजाइन। यदि आप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हैं तो प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन है या कोई और डिजाइन एडॉप्ट करते हैं, तो डिजाइन के बारे में भी। पॉपुलेशन, वो तो शुरू में भी हमने कहा कि प्रॉब्लम डिलिमिट करते हैं पॉपुलेशन तो वही डिसाइड हो जाता है, लेकिन यहाँ पॉपुलेशन और सैम्पलिंग, और खास के किस सैम्पलिंग टेक्निक को आपने लिया उसके बारे में लिखना है। आपके वेरिएबल्स कौन कौन है इसके बारे में स्टेट करना है। टूल कौन कौन सा यूज है, और टूल में आपका अपना बनाया टूल है तो आपने उसको स्टैंडर्डाइज कैसे किया है। यदि दूसरे का टूल है तो उसके स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस की जानकारी आपको देनी होगी। मतलब टूल यूज्ड एंड इट्स डिस्क्रिप्शन, स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट ऑफ द डाटा ऑब्टेन। आपने क्या किया, क्रिएटिविटी के टेस्ट में रिकमेंडेड है कि टी टेस्ट में डाटा को नॉर्मलाइज करने के लिए बहुत लोग स्क्यूनेस को टेस्ट करते हैं। स्क्यूड यदि डाटा है तो उसको टी टेस्ट स्टैंडर्ड स्कोर में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के बाद फिर स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट लगाते हैं, क्योंकि पैरामीट्रिक टेस्ट के यूज़ करने के कुछ पैरामीटर्स हैं, उसको फॉलो करना जरूरी है। तो इस तरह से स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट ऑफ द डाटा ऑब्टेन, इन सारी चीज़ों की चर्चा हम लोग डिज़ाइन, जिसको मेथोलॉजी भी कहते हैं, के अंडर में करते हैं। सो रिसर्च मेथोलॉजी और डिज़ाइन इज रिलेटेड टू certain aspects of research, and we discuss under this head what is this method of the study, design, population and sample, variables, tool used and its description, statistical treatment of the data obtained and etc. इसमें बहुत डिफाइंड ढंग से सब कुछ लिखना है। सो इट्स टेक्निकल, इसीलिए हमने इसको टेक्निकल कहा। फोर्थ एस्पेक्ट, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। इसमें आपको करना क्या है कि टेबल बनाना है, और टेबल का क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन करना है। बहुत लोगों को देखते हैं कि यदि वो एफ टेस्ट लगाते हैं, आर लगाते हैं, टी टेस्ट लगाते हैं, या फिर पार्शियल कोरिलेशन का इस्तेमाल करते हैं, पार्शियल आउट करते हैं, तो भी इम्पोर्टेंस ज़्यादा वो क्वालिटेटिव प्रेजेंटेशन को दे देते हैं, मतलब ग्राफ वगैरह दिखा देते हैं। आप ग्राफ को एक्स्ट्रा में दिखाइए, क्योंकि क्वांटिटेटिव रिसर्च के एनालिसिस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपका जो स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट लगा है उसका इंटरप्रिटेशन ध्यान से हो। यदि आपको ग्राफ दिखाना है तो उसको बाद में डालें। बहुत लोग क्या करते हैं कि टेबल के शुरू में ग्राफ दिखा देते हैं और बाद में टी वगैरह का इंटरप्रिटेशन करते हैं, एफ का इंटरप्रिटेशन करते हैं, पार्शियल कोरिलेशन का इंटरप्रिटेशन करते हैं। नहीं, ये जस्टिफाइड क्वांटिटेटिव रिसर्च विद पैरामीट्रिक टेस्ट के लिए सही नहीं है। सो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में मुख्य रूप से एक टेबल और उसका इंटरप्रिटेशन, और इंटरप्रिटेशन ही टेबल का आधार बनता है फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स का। लेट अस सी एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। This chapter deals with the data obtained in a tabular and scientific manner to interpret it, to test hypothesis and answer research questions. शुरू में हमने हाइपोथेसिस या रिसर्च क्वेश्चंस बनाए हैं, उसी को टेस्ट करने के लिए हम लोग टेबल बनाते हैं और उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। इंटरप्रिटेशन में कई लोग ठीक से इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए कि हम टी टेस्ट लगाते हैं, तो टी टेस्ट हमको ये बता देता है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है दो ग्रुप में, लेकिन वह यह नहीं बताता है कि कौन सा ग्रुप सुपीरियर है। जब टी टेस्ट लगाने से सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ गया तो जिस ग्रुप का मीन ज़्यादा होता है वो ग्रुप सुपीरियर होता है। ये भी इंटरप्रिटेशन में लिखना होगा कि दिस ग्रुप वाज हायर ऑन मीन वैल्यू। लेकिन यदि टी टेस्ट में सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं आया तो फिर फर्दर कंपैरिजन की बात ही नहीं है, तो मीन वैल्यू की जरूरत ही नहीं है उसके इंटरप्रिटेशन की। सो हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए टेबल बनाते हैं, टेबल का इंटरप्रिटेशन करते हैं, और इंटरप्रिटेशन की मदद से ही आंसर रिसर्च क्वेश्चन या
हाइपोथेसिस का दे देते हैं। इसमें बहुत हेल्पफुल है ये हमारा एस्पेक्ट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। It is the application part of the study where the researcher utilize the gathered data in a meaningful and defined manner to yield the required information। मतलब हम डाटा को मीनिंगफुल बनाते हैं, और मीनिंगफुल बनाने में हम लोग ध्यान क्या रखते हैं कि जो हाइपोथेसिस है उसके टेस्टिंग। ये हाइपोथेसिस कैसे टेस्ट होगा, तो डाटा को इस ढंग से इंटरप्रेट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग टेबल बनाते हैं। इसी के बारे में हमने भी यहाँ कहा। इट प्रोवाइड्स बेसिस फॉर फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन। बाद का यदि हम किसी टेबल को बताते हैं कि the obtained value was this, it was significant at this level, this group was found superior on mean value, और तब हम जो रिजल्ट देते हैं कि मेल ग्रुप was found more creative in comparison to, वो मीन वैल्यू के आधार पे, तो यही हमारा काम कर जाता है किसके लिए, फाइंडिंग्स के लिए। तो फाइंडिंग्स हमको मिलता है कहाँ से, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से। इन फैक्ट दिस एस्पेक्ट डील्स विथ ए स्पेसिफिक टेबल। मैंने कहा कि टेबल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए टेबल बना, एंड मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन टू गेट फाइंडिंग्स। मतलब टेबल बनाया, उसके टेबल को लिखा, वैल्यू को लिखा, वैल्यू को इंटरप्रेट किया इन कंटेक्स्ट ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस इन ऑर्डर टू गेट द आंसर। सो इट्स ऑल्सो वेरी साइंटिफिक। इसीलिए हमने कहा कि इसमें हम लोग ऑब्टेन्ड डाटा को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट साइंटिफिक मैनर में करते हैं, ताकि हम अपने हाइपोथेसिस और अपने रिसर्च क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ सकें। नाउ वी आर गोइंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन, दैट इज फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स। विद द हेल्प ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन फाइंडिंग्स आर कैटेगोरिकली स्टडीड। हमने कहा कि शुरू में हम जहाँ लिखते हैं male students were found significantly superior in their creativity in comparison to the female secondary school students group। ये क्या है, ये जो इंटरप्रिटेशन में हमने लिखा है, इंटरप्रिटेशन का पार्ट है, यही फाइंडिंग्स का काम करता है, और हमारा कंक्लूजन भी यही से निकलता है। यही बात हमने कही। सो फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स आर लार्जली डिपेंडेंट अपॉन the analysis and interpretation of data. Rather, the analysis and interpretation of data provides basis to the findings and conclusions. Findings are discussed with the help of the findings of the previous research studies. हमने पहले ही कहा कि आपकी फाइंडिंग में मेल सुपीरियर आया, हाँ आपने रिव्यू किया है, तो आप अपने रिजल्ट को जस्टिफाई करने के लिए बताएंगे कि आपसे मिलती जुलती स्टडी कितनी है, आपको कंट्राडिक्ट करने वाली स्टडी कितनी है। ये इसी को कहते हैं डिस्कशन। डिस्कशन आप अपनी फाइंडिंग्स को इसी तरह से कर सकते हैं। कीपिंग इन व्यू हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चंस, द जनरल कंक्लूजन्स आर ड्रन टू आंसर इन स्टेटमेंट फॉर्म। जो जनरल कंक्लूजन्स है, वैसे जो बेस्ट फॉर्म है जनरल कंक्लूजन्स लिखने का, वो भी एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है। वहाँ हमने कहा कि हाइपोथेसिस वह होता है जो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को स्टेट करता है। डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट वो भी है, और ये स्टेटमेंट भी ये कंक्लूजन भी डिक्लेरेटिव होगा। देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द क्रिएटिव स्कोर ऑफ मेल एंड फीमेल सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स। हमने वहाँ एक हंच बनाया, एक स्टेटमेंट दिया, अब हमारा रिपोर्ट राइट हो रहा है, हमने सब कुछ फाइंडिंग्स प्राप्त कर लिए हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से, तब इसका आंसर लिखेंगे। मेल ग्रुप वाज फाउंड सिग्निफिकेंटली सुपीरियर इन देयर क्रिएटिविटी इन कंपैरिजन टू फीमेल स्टूडेंट्स ग्रुप एंड द वाइस वर्सा। अभी हमने शुरू में कहा था कि लैंग्वेज में किसी तरह का बायसनेस नहीं हो, तो ऐसा नहीं, हम बोल रहे हैं इसमें भी आप बायसनेस मत ढूंढने लगना। मतलब इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, वेदर female is superior or male is superior, it has to be written keeping in view the hypothesis stated in a declarative form. So it is the general conclusion. Research report writing does not allow over generalization. हाँ ये ध्यान रखिएगा, ये ऐसे नहीं है, यहाँ आपको शब्दों की फिजूल खर्ची नहीं करनी है। You have to write in a scientific manner. तो ओवर जनरलाइजेशन आप लोग खुद के कर देते हैं, ये नहीं करना है।
report writing does not allow overgeneralization. It permits generalization only on the basis of empirical data or obtained evidences. जो evidence है, जो data है, उसी के आधार पे आप generalization करें. Dissection मतलब ये फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन जो सेक्शंस है उसमें हम लोग क्या क्या लिखते हैं, सब में हम लोगों ने बात की कि क्या क्या लिखते हैं, इसमें भी कर रहे हैं. दिस सेक्शन फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स आल्सो डील विथ एस्पेक्ट्स लाइक मतलब फाइंडिंग्स लिखेंगे, कंक्लूजन्स लिखेंगे ही, इसके अलावा लिखेंगे लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन एंड सजेशन फॉर फर्दर स्टडी. बहुत लोग पूछते हैं कि डिलिमिटेशंस और लिमिटेशंस में अंतर क्या है. डिलिमिट हम किसी प्रॉब्लम को डिलिबरेटली करते हैं, लेकिन एज ए रिसर्चर हमारा लिमिटेशंस है. हम बहुत कुछ करना चाहते थे, डाटा कलेक्शन में भी बहुत सारी कठिनाई आई, ये करना चाहते थे, उसमें यदि थोड़ी सी कठिनाई हुई या उसको उस तरह से नहीं कर सके जिस तरह से करना था, उसमें यदि कोई माइनर चेंज करना पड़ा, तो वो सबको आप लिमिटेशंस के रूप में डाल सकते हैं. डिलिमिट इज ए प्लान्ड एक्ट, लिमिटेशंस इज एज द स्काई इज लिमिट, क्योंकि लिमिटेशंस किसी भी स्टडी में हो सकती है या होगी. सिग्निफिकेंस कहाँ इसके ये इम्पोर्टेंट हो सकता है. एजुकेशनल इम्प्लीकेशन मतलब एजुकेशन के लिए ये कैसे मीनिंगफुल है, इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन कैसे हो सकता है. एंड सजेशन फॉर फर्दर स्टडी. मैंने पहले ही कहा कि जब कोई व्यक्ति रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है तो थीसिस डिसर्टेशन एक सोर्स होता है, और इसीलिए रिसर्चर सजेशंस फॉर फर्दर स्टडी को, चूँकि उसने रिसर्च करने के क्रम में ये महसूस किया कि बहुत सारी चीज़ें और भी की जा सकती थी, हमारे जो स्टडी का एरिया था उससे रिलेटेड, उसको सजेशन के रूप में डाल देता है ताकि रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में फ्यूचर रिसर्च लर्नर या रिसर्चर को मदद मिल सके. सो फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स वी हैव डिस्कस्ड. as we have come to know that research report writing is a technical act. It needs expertise, it needs imagination and your creative part. Though preliminary section and the reference section also needs expertise, but it is the main body that is more challenging, and the main body is flexible in nature for the qualitative research, and that is why for a qualitative research, for the main body, not a fixed format can be provided, but quantitative research allows us to work under the 5 chapter under main body, that is introduction, review of related literature, design or methodology, analysis and interpretation of data, findings and conclusions. So this is all about the topic that is writing a research report. Thank you very much.